पक्ष है। एक पक्ष तो ये है कि हम इसको 21 से पहले भी देखें। जो सबसे पहले नकल की घटनाएं आई थी और जो नियुक्तियों में जो घपले हुए थे, वो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था, हर एक दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, ये कांग्रेस रिजिम में हुआ था। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उस समय जब ये विषय आए थे, अगर इस पर उस समय कांग्रेस गंभीर हो जाती और उसी समय कदम उठा लेते, जो हमने बाद में कदम उठाए, वो अगर उस समय कदम उठा लिए जाते तो उसके बाद के जो घटनाक्रम है वो नहीं होते। दूसरा पक्ष है बीजेपी। जैसे ही 2021 में बीजेपी के सामने इस तरह के नकल के प्रकरण आए, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। और आपको पता है कि किस स्तर के लोगों को जेल में डाला गया, कितने बड़ी संख्या में लोग जेलों में गए। और उसके बाद जब हमको लगा कि भाई इस पर लगाम लगानी आवश्यक है, प्रदेश में युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, तो हम एक नकल विरोधी कानून बनाकर लाए। और पूरे देश में सबसे सख्त कानून अगर कोई नकल विरोध में बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमने 10 करोड़ तक का उसमें अर्थदंड लगाया है और उसमें आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की है, जिस पर आज कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जब से कानून बना उसके बाद से जिस तरह भी अपराध घटित हुआ, तो निश्चित तौर पर उसी कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो आगे चल के बहुत सख्त सजाएं भी उसमें होंगी और आने वाले लोगों के लिए जो इस तरह का अपराध करते हैं उनके लिए एक सबक भी बनेगा। तो ये एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि जो अभी की घटना घटी है, उस घटना को लेकर सरकार बड़ी संवेदनशील है। जैसे घटना सामने आई, सरकार ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया और सीधे उस पर जांच बिठा। आज SIT भी बैठ चुकी है और उस पर न्यायिक जांच भी हो रही है और तब तक के लिए परिणाम भी रोक दिए गए हैं और आगे कार्रवाई रोक दी गई है कि जब तक पूरे फैक्ट सामने नहीं आ जाते, जो लोग जिन लोगों में संलिप्तता है वे सब के सब शिक्षकों के पीछे नहीं चले जाते, तब तक इसके परिणाम भी घोषित नहीं होंगे और इस पर आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा स्टैंड है, ये हमने किया है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पक्ष ये भी है कि तमाम हमारे नौजवान साथी इस समय आंदोलनरत हैं और इस विषय को लेकर आंदोलनरत है। ये घटना है कि भाई नकल के लिए पेपर बाहर गया, अंदर नहीं आ पाया, लेकिन बाहर गया, ये भी अपराध है। तो अपराध तो घटित हुआ है, हम इसे मुंह नहीं मोड़ सकते, नहीं इसको नकार सकते। तो जितना अपराध घटित हो उतनी सजा तो तय है। अब जांच हो रही, जिन जिन की संलिप्तता पाई जाएगी वो सब के सब ट्रैप किए जाएंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई होंगी। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम नौजवान हमारे आज सड़कों पर है, लगातार आंदोलन चल रहा है और एक माहौल बन रहा है। उस माहौल में मेरी कुछ फाइंडिंग्स है जो एक विश्लेषण के तौर पर मैं उसको देखता हूँ। तो 2-3 चीजें मेरे सामने आई है। पहला विषय तो यह है कि एक नारा उसमें दिया गया कि पेपर चोर गद्दी छोड़, एक नारा उसमें दिया गया। आप इस नारे के बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करिए। सबसे पहले नारा दिया था राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद के लिए चोर शब्द का प्रयोग अगर हुआ है तो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी द्वारा किया गया प्रधानमंत्री के लिए। इसी तरह से उसके बाद आज वोट चोर की बात की जाती है। अब देखो बिहार में तो बाकायदा रैलियां निकली इसमें, जब वहां पर SIR लागू हुआ तो उसको लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और उसमें वोट चोर शब्द का प्रयोग हुआ और यहाँ पर पेपर चोर शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ये जो नारा है, ये नारा कहीं कहीं कांग्रेस की एक परंपरागत नारा बन चुका है। ये कांग्रेस के तरफ से नारा चल रहा है और मैं इसकी पुष्टि इसलिए भी कर रहा हूं कि अभी हरक सिंह रावत जी का मैंने एक बयान सुना फेसबुक पर। उस पर वो कहते हैं कि ये नारा मैंने दिया है। आप चाहे फेसबुक चेक कर लीजिए, अगर कोई नारा हरक सिंह जी दे रहे हैं वो नारा वहां लग रहा है। और जब सूर्यकांत धस्माना जो उपाध्यक्ष उसके वहां जाते हैं और मंच पर जाकर लोगों से नारा लगवाते हैं तो हमारे लिए सोचना लाजिमी हो जाता है, क्या इसके पीछे कांग्रेस है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य बता रहे हैं। ये वहां पर जो कुछ घटित हो रहा है ये वो बता रहा है। एक तो ये बात संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दूसरा, इसमें 2 ऐसे नौजवान हमारे साथी हैं जो अच्छे लीडर तैयार हो रहे हैं। हो सकता है भविष्य में वो प्रदेश की राजनीति में भी भूमिका निभाए। त्रिभुवन चौहान अच्छा वोट लेके आए, निर्दलीय लड़े थे। बॉबी पवार हमारा नौजवान है, बढ़िया लड़का है, वो भी अच्छे वोट लेकर आया था। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों राजनीति का स्वाद चख चुके, क्योंकि दोनों चुनाव लड़े हुए हैं। और जब एक बार आदमी चुनाव लड़ लेते तो निश्चित तौर पर अपनी जमीन तैयार करने में लगा रहता है। तो कहीं इस आंदोलन के माध्यम से अपनी जमीन तो नहीं तैयार कर रहे। दूसरी राजनीतिक बात ये है, जो राजनीति हो रही है उसी बात कर रहा हूं। तीसरा पक्ष है यूकेडी।
उसमें हमारे तमाम कुछ साथी हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। भू कानून में उनके सब्जेक्ट रहे, मूल निवास में उनका सब्जेक्ट रहा, और मैं मानता हूँ कि पहाड़ के सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं पहाड़ के सरोकारों के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ, तो मैं उस नाते उनको अच्छा मानता भी हूँ। लेकिन वो सब यूकेडी के लिए काम कर रहे हैं, यूकेडी के वर्किंग में है। अब जब मैं यूकेडी की बात करता हूँ तो यूकेडी को थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब उत्तराखंड मूवमेंट चला था तो यूकेडी उत्तराखंड मूवमेंट से जुड़ी रही और उत्तराखंड मूवमेंट का एजेंडा रहा, उत्तराखंड राज्य का निर्माण। लेकिन जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ था 94 के अंदर, उसमें यूकेडी भी थी, लेकिन यूकेडी ही नहीं थी, और भी दल थे, और उस दल के अलावा आम लोग थे। मेरे जैसा व्यक्ति जो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसमें पहले भी मैं सभासद रह चुका था, पदाधिकारी था, लेकिन मैं भी उस आंदोलन में सड़कों पर था, और पार्टी ने तो अपना कार्यक्रम लिया ही था, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यूकेडी अकेली नहीं थी, बल्कि बहुत सारे दल थे, बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो अन्य दलों से जुड़े हुए थे, जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उस मूवमेंट को लेकर आगे चल रहे थे। तो उस मूवमेंट में यूकेडी ने कहीं ना कहीं अवसर तलाशने की कोशिश की थी उस समय, कि मैं वो ओपन कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के पीछे रहता हूँ, बात करता हूँ। और जब पहला चुनाव हुआ था 2000 के बाद, 2002 में, तो जो उत्तराखंड की जनता है, जितना यूकेडी की भूमिका थी उतने वोट उन्होंने उनको दिया। भूमिका के आधार पर जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये एक बात मैं कह सकता हूँ। और आगे भी जब भाजपा की सरकार बनी थी, जब कन्नौज जी मुख्यमंत्री बने थे, तभी यूकेडी के लोग जीत कर आए थे। बाद में हरीश रावत जी जब सरकार बने, विजय पवार सरकार बने, तभी यूकेडी के कुछ लोग जीत कर आए। लेकिन परेशानी ये रहती है कि जब तक वो सड़कों पर होता है और आंदोलन करता है, तब तक तो वो जन सरोकारों की बात करता है, तब तक तो यूकेडी की जल जमीन और जंगल की बात करता है। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतता है, उसके बाद वो सरकार में बैठकर कहीं कहीं अपने अवसर तलाशने लगता है। आप देख लीजिएगा, जो जीते आपके पास लिस्ट मिल जाएगी, वो सब के सब किसी न किसी रूप से या तो बीजेपी सरकार के हिस्सा रहे या फिर कांग्रेस सरकार के हिस्सा बने, और अपना मूल जो ध्येय था, जो यूकेडी का अपना एजेंडा था, उसको छोड़कर वो स्वयं के लिए राजनीतिक एक लंबी पारी खेलने के लिए अपनी जमीन तलाश में लग गए, और कहीं ना कहीं यूकेडी का से बाहर निकलकर उन्होंने अपने लिए काम किया। अब ठीक है, दिवाकर भट्ट जी आज दोबारा फिर यूकेडी में सक्रिय हुए हैं, लेकिन अब उनकी अवस्था भी हो गई, मेरे तो बहनोई भी है। लेकिन उस समय भाजपा की टिकट चुनाव है, तो सबको सब जानते हैं। तो कुल मिला के यूकेडी के जो लोग थे, जनता ने जितनी उनकी भागीदारी रही उतना उनको हिस्सेदारी भी दी है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो आज यूकेडी के लोग उसमें जमीन तलाश है कि किसी तरह से माहौल में हमारी भी जमीन खड़ी हो जाए। ये जो गाना बनाया गया, ये सब चीजें चली है सरकार के विरुद्ध में, ये तो बाकायदा यूकेडी ने किया। यूकेडी का ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, प्रचार का हिस्सा है। आप पढ़िए ना उसको, कौन चला रहा है उसको। जब वो गाना चला है धामी जी वाला, तो उसमें यूकेडी को दिखाया गया सिलसिला। एक पार्टी का एजेंडा है ना, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का एजेंडा है। आरोप का है, वो तो एजेंडा है। एजेंडा और आरोप में फर्क होता है। एजेंडा अपने आप को सत्ता से जोड़ने का, सत्ता में आने का एक रास्ता है, और उसके लिए लोग आरोप लगाते हैं, तो वो आरोप नहीं माना जाता, वो एक एजेंडा माना जाता है, तो उनका एजेंडा है। तो कांग्रेस की भूमिका मैंने आपको बताई, यूकेडी की भूमिका उन्होंने। और सबसे खतरनाक जो स्थिति है, वो मुझे जानकारी मिली कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जुड़े हुए लोग भी आ सकते हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति कहीं ना कहीं विद्रोह से चलती है, विद्रोह से चलती है, कहीं ना कहीं अराजकता से चलती है। और आपको शायद नहीं मालूम होगा, जब उत्तराखंड मूवमेंट चल रहा था, उस समय भी माओवादियों ने कोशिश की थी कि उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसी आतंकवादी या कुछ इस तरह की विध्वंसक गतिविधियां की जाए। कम्युनिस्ट सक्रिय हो गए थे यहाँ पहाड़ों पर, इधर उधर। उसमें फील्ड मार्शल बनाए जाने लगे थे यूकेडी के लोग। कहीं कहा जाने लगा था किडनैप कर देंगे, कहीं घरों पर निशान लगाए जाने लग गए थे कि राज्य बनेगा तो हम लोगों को निकाल देंगे बाहर। मतलब एक विध्वंसक सोच उस माहौल में रास्ते तलाश रही थी। आज जिस प्रकार के नारे में वहां पर देख रहा हूं, वो सोच मुझे कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के अंदर भी अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने नारा देखा होगा, भाई मैं थोड़ा नारों पर आ जाता हूँ। तो आजादी की नारे लगे वहां पर, वो बच्चे लगा रहे थे। सबसे पहले नारे लगे थे कश्मीर की सड़कों पर,
जब वहां पर आतंकवाद खड़ा हुआ। उसके बाद ये नारे जेएनयू में गए, यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन किया गया, ये नारे पाकिस्तान के समर्थन के लिए लगाए गए। और आज वो नारे, हम उत्तराखंड कोई सामान्य प्रदेश नहीं है, हमने यहाँ पर सैन्य धाम को 5वां धाम बोला है। ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र देशभक्तों का क्षेत्र है। और मेरे परेड ग्राउंड से अगर वो जिहादी नारे लगेंगे, वो जिहादी कहूंगा मैं उसको, जो कश्मीर की सड़कों से चले, इस तरह के जो जेएनयू में चले, इसके ऊपर पूरी जांच चली, तो ये नारे अगर मेरे परेड ग्राउंड से लगेंगे, ये देश कहां जाएगा? मेरे बच्चे ही नारे लगाएंगे तो किस दिशा में वो जा रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं खुद इस विषय को बड़ा असहज हूं, क्या ऐसे नारे कैसे लग सकते हैं? और वो नारे कैसे हमारे नौजवान सुन सकते हैं? इनके सारे परिवार 90% तो फौजी परिवारों के लोग होंगे, वहां बच्चे होंगे, देशभक्त बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। कम से कम उत्तराखंड की धरती इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है, या तो ये हो ही नहीं सकता। कैसे उन नारों को लोग सुन पा रहे हैं? वहीं पर एक विषय आता है कि भगवा के खिलाफ में बात की जाती है। एक बेटिया हमारी बोलती है, साहब ये भगवा लोग नहीं चलेंगे। अरे मैं देवभूमि हूं, भगवा तो यहाँ का संस्कृति का हिस्सा है। हम ऋषिकेश हरिद्वार जैसे देश की धार्मिक राजधानी मेरे यहाँ है, देवतुल्य लोग कहे जाते, ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है। अगर यहाँ भगवा नहीं चलेगा तो क्या चांद सितारे चलेंगे? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर चांद सितारे लाना चाहते हो क्या? पूछो ना इन लोगों से, क्या करना क्या चाहते हैं? किस तरह के नारे लग रहे हैं? एक बच्चे का मैंने और भाषण सुना, केंद्र में भी बीजेपी, प्रदेश में भी बीजेपी, यहां भी बीजेपी, वहां भी बीजेपी। अरे भाई, तुम अपना आंदोलन चला रहे हो, बीजेपी के खिलाफ एजेंडा कर रहे हो, तो कहीं तुम प्रायोजित तो नहीं हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब वहां की जो घटना है उसके आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक हमारी बच्ची बोलती है कि नेपाल में तो हेलीकॉप्टर भी मिलेगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेंगे। और नेपाल का सारा मूवमेंट चाइना प्रायोजित मूवमेंट था, आपको तो मालूम है। और सारा कम्युनिस्ट बेस्ड मूवमेंट था, क्योंकि ओली की गवर्नमेंट तो चीन को समर्थन करती थी ना। और वो स्थितियां उत्तराखंड में खड़ी करना चाहिए या अराजकता फैलाना चाहिए? अरे पेपर लीक्स तो हम निपट लेंगे भाई, हमारी सरकार संवेदनशील है। हम भी जो उत्तराखंड राज्य बनाने वाले लोग हैं, हम यहाँ पर इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ पहाड़ की सेवा कर रहे हैं, हम क्या ऐसा होने देंगे क्या? ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए अपने लोगों पर। हम अगर इतना सख्त कानून बना सकते हैं, और हम 100 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल सकते हैं, उसमें आईएएस अधिकारी तक हो सकते हैं, तो हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये हमारे बच्चों के साथ विश्वास होना चाहिए हम लोगों पर। लेकिन गलत समय तो आंदोलन ने बोले, गलत माहौल तो न बनाए। ये सारी चीजें मुझे दिखाई पड़ रही है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो हमारे नौजवान जो पेपर लीक को लेकर असहज है, जो चाहते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक बने, मैं किसी आंदोलन का विरोध नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं, मैं खुद आंदोलन की उपज हूं। और एक समय था, आप लोग तो मुझे आज मिल रहे हैं, जब आंदोलन का दूसरा नाम विनोद चमोली होता था शायद करता। और आज भी इस उम्र में भी मेरे अंदर आंदोलन जिंदा रहता है। इसलिए आप देखते हैं मैं बहुत लीक करके कई बार बातें कर जाता हूँ। पहाड़ के सरोकारों से मेरा सीधा संबंध है, मेरा जीवन उसमें समर्पित है। लेकिन ये सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते न जाए। आप आंदोलन कीजिए, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में आपको स्वतंत्रता है इसकी, आप आंदोलन कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ विश्वास तो कीजिए अपने लोगों पर। कम से कम आंदोलन में गलत लोग उसका लाभ उठाकर प्रदेश के अंदर अशांति न फैलाए, आंदोलन गलत दिशा को न चला जाए, लोगों के राजनीतिक लोटे सेकने का एक मंच न बन जाए। ये तो सतर्कता बरतनी पड़ेगी ना हमारे लोगों को। तो मैं आपके माध्यम से ही लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। अभी जांचें चल रही हैं, परिणाम सामने आने दें, और परिणाम से संतुष्ट न हो तो फिर लोकतंत्र में तो आंदोलन का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। इस सीबीआई जांच की मांग हो रही, मैंने आज पूरा स्टडी किया, पिछले 3-4 दिन से मैं स्टडी कर रहा हूं
कि जहाँ जहाँ सीबीआई जांचें हुआ वहां क्या क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में व्यापार घोटाला हुआ था, आपका राजस्थान में हुई सीबीआई इंक्वायरी, आपका बिहार में, गुजरात में हुई सीबीआई इंक्वायरी हुई। केरल में मांग हो रही, केरल में तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां मांग हो रही। तो क्या इन्होंने सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन भेजी है क्या? सवाल होना चाहिए। लेकिन मेरी कठिनाई है कि जब व्यापम घोटाला सब चीजें हुई हैं, तो जिस समय तक सीबीआई अपनी जांच में रही है, उस समय तक सारी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई कि जब तक सीबीआई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच नहीं कर लेती और अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती, तब तक आगे की नियुक्तियां रुक जाती है। हमारी चिंता यह है, सीबीआई इंक्वायरी हम कल डिक्लेयर करते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? जब और जगह हो सकते, मेरे यहाँ भी हो सकते, मुझे क्या दिक्कत है? जिसने अपराध किया होगा जाएगा जेलों में, हमें क्या परेशानी। लेकिन उसके कारण जो मेरा जो नियुक्ति का कैलेंडर अभी हमने लोकसभा आयोग से जारी किया है, वो सारा का सारा होल्ड पे आ जाएगा। जो अभी तक एग्जाम हुए वो सारे रिजल्ट होल्ड पर आ जाएंगे। फर्दर जो एग्जाम होने वाले हैं वो होल्ड पर आ जाएंगे। और ये अगर 1-2 साल होल्ड पर चला गया, तो जो हमने आज तक लगभग 20-25 हजार लोगों को नौकरियां दे दी है पिछले 3 साल में, उस पर गतिरोध खड़ा हो जाएगा। और इस 1-2 साल में न जाने कितने हजार लाख युवा ओवरेज हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो हमारा यह कि जांच भी हो और ये प्रक्रिया भी जारी रहे। हम ये चाहते हैं कि लोगों की नौकरियां भी आगे लगती रहें, ये नियुक्ति प्रक्रिया न रुके, एग्जामिनेशन न रुके, और जांच भी सख्ती के साथ होते रहे। उसके लिए हमने न्यायिक जांच बिठाई है, और वो भी हमने 1 महीने का समय दिया, कम समय दिया, ताकि इसके अंदर सारी चीजें हो जाए, ताकि बच्चों की नौकरियां बनी रहे। ये मेरा ये कहना है कि जो लोग इन आंदोलनों में आगे चल रहे हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि जो वास्तव में नीडी है, अब इनमें से कितने लोगों को एग्जाम देना है, कितने लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और नौकरियां पा सकते हैं, तो वो लोग जाने। लेकिन मेरा ऐसा मानना कि बहुत बड़ी क्लास ऐसी है कि जो परेड ग्राउंड पे न बैठ सकती ना आ सकती है। वो क्लास इंतजार कर रही है कब मेरा नंबर आएगा, मैं एग्जाम दूंगा और मैं नौकरी पाऊंगा। वो 90% बेरोजगार ऐसा, 90% ज्यादा बेरोजगार ऐसा होगा जो इससे विरत है और जो चाहता है कि एग्जाम हो और हमको नौकरियां मिले। जो पढ़ रहे हैं आज, जो मेहनत कर रहे हैं, जो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो हमको उनकी भी चिंता करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि हमारे युवा साथी भी बैठे, चर्चा का दौर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत करते रहें, लेकिन नियुक्तियों में बाधा ना बने। आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी। जब यहाँ तक हम आ गए, हमने इतना बड़ा कानून बना दिया, हमने इतने लोग अंदर कर दिए, आज हम इतने लोगों को हमने ट्रैप किया हुआ, जिन पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आगे पता नहीं जो नाम आएंगे उसमें वो भी, उन पर भी कार्रवाई चलेंगी। तो विश्वास रखना चाहिए अपने लोगों में। क्या हमारे तो बच्चे हैं, वो किसके लिए बनाया हमने राज्य? नहीं, बच्चों को तो बनाया। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या हम छोड़ेंगे क्या किसी को? हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए इनको थोड़ा विश्वास करें हम लोगों पर, कि हम लोगों को थोड़ा समय दें, और ताकि हम लोग इनके जो भी इनकी इच्छा है, इच्छानुरूप कार्रवाई कर सकें और लोगों को अपराध की जो उपयुक्त सजा है वो मिल सके।